नमस्कार, पोल पंच में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। उत्तराखंड की राजनीति ने पिछले 5 वर्षों में पूरे देश को चौंकाया है। यहां कई मिथक टूटे हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में भी लगातार तीसरी बार उत्तराखंड की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमाया है। जिसके बाद उत्तराखंड में ये कहा जा रहा है कि क्या यहां फिर से मोदी मैजिक चला है या फिर यहां संगठन जो है भारतीय जनता पार्टी का बहुत विस्तार जो संगठन का विस्तार है, मजबूत संगठन की पकड़ है ग्राउंड जीरो तक, वो काम आया है या इसके अलावा भी और कोई कारण है। इस पर हम बात करेंगे और आज बात करने के लिए उत्तराखंड की राजनीति पर विशेष नजर रखने वाले और हमारे सहयोगी ललित फुलारा मेरे साथ हैं। तो ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है पोल पंच में आपका। धन्यवाद। तो ललित जी, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उत्तराखंड में लगातार भारतीय जनता पार्टी को बहुत समर्थन मिल रहा है, जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। विधानसभा चुनाव में देखा हमने, एक मिथक था कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जब बने तो वो मिथक भी टूट गया। अब यहाँ पर जो 5 सीटें हैं लोकसभा की, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार जीती है। आपको क्या लगता है कि क्या मोदी मैजिक चला है या कुछ और कारण है? देखिए, आप सही कह रहे हैं कि पिछले 15 सालों से अगर उत्तराखंड को हम देखें लोकसभा चुनाव में तो ये अजेय है जी। इसको जीत पाना यहाँ पे कांग्रेस के लिए बहुत ही मुश्किल है और अभी तक तो नामुमकिन ही है जी। और अगर हम मोदी मैजिक की बात करें तो सिर्फ एक मोदी मैजिक ही फैक्टर नहीं है उत्तराखंड में जी। उत्तराखंड की राजनीति को अगर आप देखेंगे करीब से, जैसे कि आपने खुद कहा कि विधानसभा चुनाव में यहाँ पे 5 साल इसकी सरकार, 5 साल उसकी सरकार, मतलब एक विकल्प जनता तलाशती थी कि आप इसको जिता दिया, इस सरकार को आप भाजपा को देख लेते हैं, फिर कांग्रेस को देख लेते हैं, यही चलता था। लेकिन लोकसभा चुनाव में 2014 के बाद से जिसके बाद से नरेंद्र मोदी जी का उभार हुआ, वो पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो 2014, 2019 और 2024 पिछले 15 साल से लगातार कांग्रेस भाजपा राज्य में 5 सीटें ले जा रही है। अब इसमें आप देखेंगे कि संगठन की इसमें क्या कितनी महत्वपूर्ण भूमिका उत्तराखंड में। अप्रैल 2019 से पहले करीब 10 महीने तक उत्तराखंड में संगठन मंत्री का पद खाली रहा जी। और सितंबर 2019 में उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश से, पश्चिम उत्तर प्रदेश से संगठन महामंत्री वहां पे आते हैं अजय कुमार जी। और उनकी जो पृष्ठभूमि है संघ की पृष्ठभूमि से वो राजनीति में आते हैं, पार्टी में आते हैं। ठीक। उनके आने के बाद से 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में बीजेपी जीतती है जी। और 2024 का लोकसभा चुनाव भी जीतती है। अब संगठन ने वहां पे क्या काम किया? एक तो राजनीतिक अस्थिरता थी जो उसको स्थिरता किया। बिल्कुल, जो वोट हर 5 सालों बदल रहा था, लोगों की राय बदल रही थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से जमा कर रख दिया कि भैया आप, उन्होंने ये तय कर दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, तो उनको मनाने का जो काम है वो संघ ने किया, ये आप कह रहे हैं। संघ और संगठन क्या करता है? संगठन तो कार्यकर्ताओं के बीच में काम करता है, जनता के बीच में काम करता है, तो राजनीतिक स्थिरता संगठन ने दी। और जो बूथ मैनेजमेंट की रणनीति है संगठन की, वो उत्तराखंड में बहुत ही कामयाब तरीके से सफल हुई, मतलब बहुत ही सफल हुई। बूथ जो इन्होंने बूथ मैनेजमेंट की रणनीति अपनाई, इसके अलावा बूथ कमेटियों के जरिए जो वोटरों को साधा। आपको अगर मैं बताऊं कि लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई थी, उससे 3 महीने पहले ही संगठन ने उत्तराखंड में बूथ कार्यकर्ताओं को भेज दिया था जी। बूथ लेवल पे अपने डेडिकेटेड जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता होते हैं संगठन, उनको भेज दिया था, वो काम करने लग गए थे वहां पे जनता के बीच में। बिल्कुल, उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में इस वक्त पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का एक नियम हो चुका है, चाहे वो अपने संगठन के जरिए साल भर कुछ न कुछ प्रोग्राम करते हैं, वैसे उत्तराखंड में भी करते हैं। उत्तराखंड के यहाँ तक कि उत्तराखंड के हर जिले में आपको अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नजर आएगा, जो उनकी अपनी बिल्डिंग भी है, क्योंकि उसके जरिए वो काफी मजबूत भी दिखती है। और संगठन तो बीजेपी का पहले से ही मजबूत है जी। और संगठन ही पार्टी को जिताने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन होता क्या है, आप देखेंगे कई बार ऐसा भी होता है कि संगठन और पार्टी के बीच में या संगठन या प्रत्याशी के बीच में खींचतानी चलती है। उत्तराखंड में ये खींचतानी बिल्कुल नहीं चली। जो प्रत्याशी थे, जो पार्टी थी और जो संगठन था, वो मिल के काम किया। इसके अलावा संघ को भी लेके काम किया। तो संघ और संगठन ने मिलकर, दोनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर और पदाधिकारियों ने मिलकर चुनाव में लामबंदी की जनता को। आपको ऐसा नहीं लगता कि उत्तराखंड में कांग्रेस के पास कई ऐसे मौके थे, क्योंकि अग्निवीर जैसा जो बहुत बड़ा मुद्दा था, हम वहीं आ रहा था। बिल्कुल, पहाड़ी राज्य उत्तराखंड है, अग्निवीर का मुद्दा है। अक्सर जितने भी अभी नया सबसे जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो बहुत खासा नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, वो है अग्निवीर स्कीम के कारण। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को नहीं भुना पाई अच्छे से? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यहीं पा रहा था जी। तो आप जो आपका पहला सवाल था, क्या मोदी मैजिक के अलावा अन्य फैक्टर भी थे? तो मोदी मैजिक एक फैक्टर तो था ही। जैसे कि
आप अन्य हिंदी भाषी राज्यों को देखेंगे जी। तो मोदी फैक्टर उतना मजबूत नहीं रहा, वहाँ पे असर नहीं दिखाया। हम्म। हिमाचल और उत्तराखंड में वो मजबूती के साथ उभर के आया, राजस्थान आपके मध्य प्रदेश में भी उभर के आया। तो मोदी फैक्टर के अलावा अन्य भी फैक्टर थे जो, तो ये कह सकते हैं आपके 100% में 40% मोदी फैक्टर रहा, बाकी अन्य चीजें थी। अब प्रतिशत में तो आप इसको लगभग हाँ, मतलब दोनों मायने रखते हैं। देखिए मोदी फैक्टर भी था, संघ का भी भूमिका थी और संगठन की भी भूमिका थी, तीनों की भूमिका थी इस चुनाव को जीतने में। और जिस तरह से जो मोदी जी की जो भावनात्मक अपील थी, अगर आप देखेंगे कि मोदी जी का, अगर आप देखेंगे कि किस तरह से लगातार वो उत्तराखंड तो जाते रहते हैं, केदारनाथ गए और उन्होंने वहीं से घोषणा की कि अगले 10 साल, अगला एक दशक आने वाला दशक जो है वो उत्तराखंड का दशक है। तो ये भावनात्मक अपील थी, इसने उत्तराखंड के लोगों को उनसे जोड़ा। अब जो अग्निवीर वाला आपने बात पूछी कि अग्निवीर मुद्दे को कांग्रेस ने उठाया तो बहुत जोर शोर से, लेकिन वो कामयाब क्यों नहीं हो पाया, उसके पीछे की वजह ये भी है कि एक तो मोदी फैक्टर बहुत ज्यादा हावी रहा, भावनात्मक अपील हावी रही, महिला वोटर जो है मोदी जी के से डायरेक्ट जो उनकी अपील थी उससे जुड़ी, और जो राम मंदिर का मुद्दा था वो भी बहुत ही प्रभावी रहा। इन सब मुद्दों में अग्निवीर का जो मुद्दा कांग्रेस उठा रही थी, बेरोजगारी जो मुद्दा उठा रही थी, वो इतना प्रभावी तौर तक लोगों तक पहुंच नहीं पाया। बिल्कुल, और पहले उनके पास एक संगठन भी नहीं है कि वो बूथ लेवल तक, ब्लॉक स्तर तक उस चीज को ले जा पाते, ले जाने मतलब जैसे भाजपा तो मोदी जी के कार्यों को, सरकार के कार्यों को अपने संगठन और संघ के जरिए ब्लॉक स्तर पे ले गई, लेकिन कांग्रेस के पास ऐसा कोई संगठन नहीं है, ऐसा कोई मैनेजमेंट नहीं है कि वो अपनी बात को उस स्तर पर ले जाते। इसलिए वहां पे प्रियंका गांधी की भी रैली फेल हुई, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। और अगर आप देखेंगे कि मुस्लिम बहुल जो एक सीट है हरिद्वार की, 34% हरिद्वार में मुस्लिम है, उसके बाद भी उसको इंडिया गठबंधन नहीं जीत पाई, क्योंकि ऐसा उम्मीद लगाई जाती थी कि इंडिया गठबंधन इस सीट को निकाल सकती है, क्योंकि उसके बहुत सारे जो क्षेत्र हैं उसमें मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है हरिद्वार में, और पूरे टोटल 34% से ज्यादा। इस बीच एक और बड़ी चीज है, हम लगातार अग्निवीर स्कीम की बात कर रहे हैं, तो अग्निवीर स्कीम के विरोध में कांग्रेस ने एक यात्रा निकाली थी, उस यात्रा में राहुल गांधी को भी शामिल होना था। आपको याद होगा इस चुनाव से लगभग 7 या 8 महीने पहले पूरे गढ़वाल इलाके में और कुमाऊं में यात्राएं निकाली गई, लेकिन इसमें राहुल गांधी नहीं आ पाए। अगर राहुल गांधी उस यात्रा में आते और ये इस मुद्दे को अगर बहुत अच्छे से भुनाया जाता तो हो सकता था कि उत्तराखंड की 1 या 2 सीटें कांग्रेस के खाते में आ सकती। आप ये कह सकते हैं कि अब क्या परिणाम होते उस पर तो हम अनुमान ही लगा सकते, लेकिन ये है कि ये मुद्दा और जोर शोर से और आक्रामक तरीके से कांग्रेस इसको उठा पाती अगर राहुल गांधी उसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे प्रियंका गांधी ने तो रैलियां वहां पे की हैं, लेकिन उन रैलियों का जमीन पे उतना असर नहीं दिखा। जो पूर्व सैनिक असंतुष्ट थे सरकार से, अग्निवीर योजना से, उनको भी लामबंद कर लिया, वो भी संतुष्ट हो गए। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा था, ये बात सही है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था, और बेरोजगारी के मुद्दे ने ही वहां पे युवाओं के जो आक्रोश था उसको प्रकट किया, उस आक्रोश को। लेकिन बेरोजगारी के साथ साथ ही जो नकल का मुद्दा था, उसमें सरकार जो सख्त नकल कानून लेके आई, तो वो जो युवाओं का एक जो थोड़ा आक्रोश था वो जरूर कम हुआ। मास्टर स्ट्रोक बिल्कुल आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड में जो ओपीएस का मुद्दा, आपने ओल्ड पेंशन की बात भी अभी की, ओपीएस का मुद्दा था, लेकिन ओपीएस का मुद्दा शायद उत्तराखंड में अच्छे से कांग्रेस उठा नहीं पाई, अच्छे से उठा नहीं पाई, और पूर्व सैनिक भी संतुष्ट हो गए ना। जैसे जब मोदी जी जब अपील करते हैं, आप देखें जिस तरह से उन्होंने एक रैली अगर रुद्रपुर में की, दूसरी ऋषिकेश में की। रुद्रपुर रैली से उन्होंने पूरे कुमाऊं के जो लोकसभा सीट थी उनको साध लिया, और अपना ऋषिकेश की रैली से गढ़वाल को साध लिया। जब आप देखो ना, मोदी जी जब वहां गए तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ, मुझे तो उत्तराखंड अपने घर की तरह लगता है, और मैं उत्तराखंड के घर का सदस्य हूँ। और जो वो पहाड़ी वाद्य यंत्र हुड़के को बजाते हैं और अपील करते हैं कि पहाड़ में देवताओं को आवाहन का जो एक परंपरा है, और देवता यहाँ पे नाचते हैं, उनकी परंपरा है, तो भावनात्मक अपील होती है ना, भावनात्मक तौर पे लोग जुड़ जाते हैं कि हमारे बीच का ये आदमी है। मोदी जी बार बार कहते हैं कि मेरा घर है, मेरा पुराना नाता है, मेरा गहरा नाता है। पहाड़ के लोग काफी भोले होते हैं, और मोदी जी के बातों में भावनात्मक सेंस जुड़ जाते हैं। हाँ, आप जो इमोशन देखो ना, मतलब जो आदमी कहता है कि मैं आपके घर का सदस्य हूँ। बिल्कुल। इस बीच एक बड़ी चीज ये है कि जिस प्रकार से इस प्रकार केंद्र सरकार इस वक्त राशन दे रही है, सभी को 5 किलो गेहूं देती है, राशन देती है, तो ये मुद्दा भी उत्तराखंड में, क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जो खेती है वो लगभग उज्ज्वला योजना बड़ी प्रभावी रही। जिस तरह से मतलब आप महिला वोटर देखो ना, अलग तरह क्रेज है। उस दौरान हमने जैसे बहुत सारी जगह देखा कि जिस तरह से वीडियो जा रहे थे सोशल मीडिया पे लोगों का हुआ रहा था, तो मतलब एक दौर था उत्तराखंड में जब लोग कहते थे कि हम तो हाथ को वोट देंगे,
क्यों देंगे? क्योंकि हाथ से हम अपना काम करते हैं। तो इसीलिए मतलब एक कुछ चीज़ें लोग कहावतों में भी कही जाती हैं, मतलब ना एक वो जुड़ जाता है लोगों से। तो बहुत सारे लोग को तो मतलब इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन वो किसी किसी सेंटिमेंट से, किसी प्रतीक से जुड़ जाते हैं। तो हाथ एक प्रतीक हो गया था पहाड़ में कि हम तो हाथ से काम करते इसलिए हाथ को वोट देंगे, प्रतीक हो गया था। लेकिन कमल बाद में प्रतीक ध्वस्त हो गया, कमल ने इसको प्रतीक को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। अब इस ध्वस्त करने के पीछे आप यकीनन भाजपा संगठन का बहुत बड़ा योगदान है। गांव-गांव पहुंचना, ब्लॉक स्तर पर पहुंचना, कमेटियां बनाना, पन्ना प्रमुख बनाना, हर जिले से पुराने कार्यकर्ताओं को वापस लेके आना, उनके घर-घर जाना, घर-घर अभियान चलाना। इससे जो जितना भी आक्रोश था ना, एक जो कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी होती है, वो नाराजगी थी, सब दूर हो बिल्कुल गई। ललित जी, अगर हम अभी की बात करें, हाल ही की बात करें, तो इस लोकसभा चुनाव में आपको ऐसे कौन से कारण लगते हैं जो कांग्रेस ने कौन सी 2 या 3 ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से वो अभी बैकफुट पर हैं या वो चुनाव नहीं जीत पाए? क्या लगता है देखिए, आपको? मुझे लगता है कांग्रेस की सबसे बड़ी जो पहली गलती रही, वो उसकी शुरुआत ही थी। जी। एक तरफ से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हुई, भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर से अपना प्रचार भी शुरू कर चुकी थी, शुरू कर दिया था, लेकिन कांग्रेस जो है प्रत्याशियों को नाम ही घोषित नहीं कर पाई। तो वहीं पे अनबन आने लग गई। जैसा आप देखेंगे कि आपका नैनीताल लोकसभा सीट और आप ऊपर से हरिद्वार लोकसभा सीट, इन लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा बहुत लेट हुई और एक हरीश रावत और करण मेहरा के बीच में एक लोग को मनमुटाव दिखा, आपसी प्रतिद्वंदिता दिखी। ऐसा संदेश गया कि पार्टी के आपस में ही नहीं बन रही है। और इसके अलावा भी हरीश रावत जी बहुत सारे प्रचार में नहीं गए, बहुत सारे लोगों के बुलाने के पास भी नहीं गए, ऐसा उन पर आरोप लगा। सिर्फ हरिद्वार सीट बेटे वहां से चुनाव लड़ उनका रहे थे। फोकस था कि कैसे ना कैसे मेरा बेटा जीत जाए। तो ये बहुत बड़ा प्रमुख कारण है, क्योंकि जब आपके बड़ी लीडरशिप है, जैसे हरीश रावत बड़ा नाम है उत्तराखंड में, मुख्यमंत्री रहे और देश की राजनीति में भी बड़ा नाम है, तो वो प्रभावित करते हैं वहाँ पे। तो संगठन में, उनके आपस में, उनके प्रदेश अध्यक्ष में एक तो आपसी अनबन, मनमुटाव और टिकटों लेके जो मनमुटाव था, ये तो मेन कारण रहा। इससे वो प्रचार में पिछड़े। इसके अलावा जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को जितनी आक्रामकता से के साथ जनता के बीच उनको ले जाना चाहिए था, वो कांग्रेस नहीं ले जा पाई। मुझे लगता है चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हों, उन मुद्दों को वो जन जन तक नहीं पहुंचा पाई है। उसकी असफलता रही और उसके प्रति, इस असफलता के कारण उसके प्रति जनता में अविश्वास पैदा हुआ। उस अविश्वास की जो खाई थी वो मिट नहीं पाई। अगर इंडिया गठबंधन चाहता, तो मुझे जैसा लग रहा था कि इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन हरिद्वार लोकसभा सीट से कुछ खास कर सकता है, ऐसा लग रहा था हम लोग को। जब हम विश्लेषण कर रहे थे, इस पर बातचीत कर रहे थे, हम ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि हरिद्वार लोकसभा सीट ने हमेशा से बाहरी को जिताया है जी। और सपा ने अपनी सीट छोड़ी, कांग्रेस की सीट दी, सीट आई, तो जो मुस्लिम जो वोटर्स था या जो दलित वोटर्स था, ओबीसी वोटर्स था, उसको कांग्रेस के खाते में आना चाहिए था, कांग्रेस के पास जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। बिल्कुल। तो इस बीच एक निर्दलीय प्रत्याशी थे बॉबी पवार, उन्होंने सबको चौंकाया, क्योंकि पहली बार एक ऐसा युवा नेता मैदान में था जिसने टिहरी लोकसभा की 4 विधानसभाओं में बड़ी टक्कर थी और 4 विधानसभाओं में वो आगे रहे जब नतीजे आए। तो बॉबी पवार की राजनीति को लेकर आप क्या देखते हैं? क्या बॉबी पवार आने वाले भविष्य में बीजेपी या कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है? देखिए, जब बॉबी पवार का उभार हो रहा था, उसी टाइम ये तो निश्चित था और ये तय भी था। हम लोग बातचीत कर रहे थे कि बॉबी पवार वोट ला सकते हैं और बॉबी पवार मतलब इस चुनाव से वो एक नेता के तौर पर उभर सकते, लेकिन वो जीत नहीं सकते। उसका कारण क्या? उसके कारण थे कि उनकी पॉपुलैरिटी जो थी वो युवाओं के बीच थी, और वो भी एक पूरे उत्तराखंड के युवाओं के बीच नहीं थी, वो एक खास रीजन के युवाओं के बीच थी। युवा उनको क्यों सपोर्ट कर रहे थे? क्योंकि उन युवाओं के बीच बेरोजगार संघ उन्होंने बनाया। देखिए, उनके एक तो बेरोजगार संघ है, दूसरा सरकार ने उनको जेल में डाल दिया, तो एक हमदर्दी पैदा हुई कि एक आदमी जो है हमारे मुद्दों को लेकर लड़ रहा है, बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर लड़ रहा है, नकल माफियाओं के खिलाफ लड़ रहा है, पेपर लीक हो रहे उसके खिलाफ लड़ रहा है, सरकार उसको जेल में डाल रही है, तो हमदर्दी पैदा हुई। उस हमदर्दी में युवाओं का बड़ा वर्ग, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उनका साथ नहीं मिला, युवाओं के बड़े वर्ग ने उनका साथ दिया। लेकिन अगर ये बॉबी पवार कांग्रेस से चुनाव लड़ते या उनको टिकट वहां से मिल जाता या कांग्रेस उनको लड़ा देती, तो हो सकता है कि ये सीट निकाल लेते या कुछ बड़ा नजदीकी मुकाबला हो सकता था। माला राजलक्ष्मी शाह को बड़ी टक्कर वो दे सकते थे। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए कि राज परिवार है, स्थापित नेता है, संगठन काम कर रहा है बीजेपी का, वो मोदी मैजिक भी है कहीं ना मोदी मैजिक है, संगठन है, बड़ी पार्टी है और एक राज परिवार है। उनका टक्कर भी तो आप देखो किसके साथ है। और बॉबी पवार के पास क्या है? निर्दलीय लड़ रहे थे, कोई पार्टी नहीं,
बस इसीलिए कि इसलिए तो कुछ सीटों पर उनका प्रभाव रहा और उनके वो गांव के आसपास की सीटें थी जिस रीजन से वो आते हैं, और उनसे इसलिए भी जुड़ा हुआ कि गरीब परिवार से आते हैं और गरीब परिवार से आने के कारण चलिए कुल मिलाकर बॉबी पवार ने इस चुनाव में अपनी नींव मजबूत करी, एक डेब्यू उनने अच्छा डेब्यू दे दिया है और आने वाले भविष्य में वो एक बड़े विकल्प बन चुके हैं। युवाओं को एक विकल्प दे दिया कि वो विधानसभा में अच्छा कर सकता है और विधायक के लिए खड़े होते हैं। बिल्कुल, तो देखिए उत्तराखंड की राजनीति में एक जिस तरीके से फेरबदल होता है तो इस बार भी फेरबदल तो नजर नहीं आया। आने वाले जो अगर आप पिछले 10 या 15 सालों की बात करें तो हर बार आपको यहाँ उत्तराखंड में फेरबदल देखने को मिलता था, लेकिन पिछले 10 सालों से उत्तराखंड की राजनीति थोड़ी सी स्थिर सी हो गई है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है। 15 सालों से बिल्कुल, विधानसभा चुनाव की बात करें तो 10 साल रहेंगे। बिल्कुल, तो ये है। और खास तौर पर आज हमने जो आखिरी में बात किया कि बॉबी पवार एक उभरते हुए नेता के तौर पर यहाँ पर उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस को अच्छी टक्कर दे सकते हैं भविष्य में। और साथ में हमने आपको ये भी बताया कि मोदी मैजिक ही नहीं बल्कि बीजेपी के जीत के अन्य भी कई कारण थे उत्तराखंड में, ये हमने आपको बताया। लगातार पोल पंच के साथ जुड़े रहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए India.com।